बच्चों गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? सब अच्छे हैं सर। सर अच्छा है। कल जो मैंने आप लोगों को एमसीक्यू भेजी थी, सबको मिल गई? यस सर। जी सर। यस सर। ओके, आई होप आप लोग बड़ी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। और ये हमारे सर पास कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत रिपीटेड है सर। कुछ सवाल रिपीटेड हो गए हैं क्या? यस सर। ओके, हो सकता है क्योंकि मैंने टाइप कराई थी क्वेश्चंस, तो टाइप करने वाले 2-3 ऑपरेटर थे, हो सकता है शेयर हो। लेकिन आप लोग सब मैच्योर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा देते। क्वेश्चन ज्यादा है तो कोई उसमें इश्यूज नहीं। वैसे मैं आखिरी वाले समय पर आप लोगों के साथ मेजर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, आज आप लोग और हम लोग इकट्ठा हुए हैं ये पता करने के लिए कि किसमें है कितना दम। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, किसमें है कितना दम का मतलब आज हम लोग एक टेस्ट लेंगे। और ये टेस्ट अभी तक का जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जो भी पिछले 8-10 दिन 15 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पर बिहाफ पर होगा और आप लोगों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद हम लोग ये तो खैर है ही, यूपीपीसीएल का हम लोग ये पूरा का पूरा टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप लोग इसके सवाल जवाब देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालों के एक्सप्लेनेशंस को भी इसमें ऐड करूं, ताकि जो भी आप लोगों के उस टॉपिक से जुड़े हुए सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और, मेरे पास कुछ बच्चों ने ये एक वैकेंसीज के कुछ फॉर्म्स भेजे हैं। खासकर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है हमारे ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की। इस वैकेंसीज में नोटिफिकेशन जो इन लोगों ने दिया था, वो नोटिफिकेशन में कहा गया था कि CCC के बिहाफ में क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अब मैं जब इसको प्रॉपरली पढ़ रहा था, तो बच्चे ने कहा कि सर हम लोग CCC का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे CCC के बेस क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप लोग इनके क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देखें, तो ये पैटर्न बिल्कुल आप लोगों के पैटर्न से मिलता जुलता है। देखिए, इसमें भी सी लैंग्वेज के सवाल हैं। अगर आप लोग गौर करें तो इसमें भी आप लोगों का जो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या OSI कनेक्शनलेस, ये लगभग IPv4, तो इसमें CCC जैसा तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं। ESP के भी सवाल आ गए, यहां तक कि मल्टीमीडिया के भी क्वेश्चंस थे। तो उसके बाद मैंने इनके 2-3 क्वेश्चन पेपर पिछले देखे। तो अगर आप लोग भी अगर कभी इस तरह की वैकेंसीज देख रहे हैं, तो उनके सिलेबस में CCC दिया हुआ है, लेकिन CCC के बेसिस के क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के O लेवल में है। आप में से किसी बच्चे ने ये वाली वैकेंसीज के लिए कभी अप्लाई किया हुआ है? जरा बताइए। सर मैंने किया है, सर मैंने किया है। सर आप जो पेपर दिखा रहे हैं ये है उत्पादन निगम का पेपर है सर। जी 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 और जी। इसमें नोटिफिकेशन में O लेवल ही कहा गया था सर। यस सर, O लेवल ही कहा O गया लेवल ही था। कहा गया था। ठीक है, मेरे को सर एक्चुअली इसमें अकाउंट सेक्शन में अप टू क्लास 12 की अकाउंट्स पूरी दी गई थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन सर जब हमने पेपर दिया था तो उसमें पूरा इनकम टैक्स भी आया था और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे इनकम टैक्स के। ओके, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या 12th होती है या ग्रेजुएट ही रहती है? नहीं सर, ग्रेजुएशन होती है सर। अच्छा अच्छा, तो मतलब कहने के लिए तो ये वैकेंसीज है तो अकाउंट असिस्टेंट जैसी ही इसकी भी, और पे स्केल अलग है क्या? सर ये एक सर बीकॉम सर दरअसल बात यह है, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। नहीं, वो तो चलो अलग बात होगी। जो बिकता है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो, गवर्नमेंट जो दिखाती है दैट इज डिफरेंट थिंग। हम लोग अपनी प्रिपरेशन दोनों तरफ से साउंड रखें। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग बाद में भी देखेंगे, तो इस झांसे में ना आ जाए कि अरे यार वो वाली वैकेंसीज अलग थी या अलग थी, तो इसका पेपर आसान होगा। CCC ही मांगता है, लेखा लिखित है सर, उसमें CCC ही आता है सर। हाँ सर, CCC ही आता है। O लेवल नहीं चाहिए होता है इसके लिए, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन बना देते हैं उसमें। हाँ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज तो की, जब जिसके लिए वैकेंसी हो तो क्वेश्चन हार्ड बना दो। तो बच्चों, अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करेंगे, बाकी सब जो है वो बात की बात। आज मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चंस दे रहा हूं। आप लोगों को जिन बच्चों को क्वेश्चंस आता है वो लोग अपने हाथ रेस करेंगे। सवाल आप लोग अपने हाथ रेस करने के बाद मैं स्पीकर ऑन करने को बोलूंगा, आप लोग अपने जवाब देंगे। आप लोग ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिया जा रहा है और ये मैंने ज्यादा पुराना नहीं, लास्ट ईयर का ही लिया हुआ है। इसके बाद मैं असिस्टेंट अकाउंट के बाद एक पेपर RO का भी सॉल्व कराऊंगा।
तो आप लोग सभी लगातार तैयार रहिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे से सी लैंग्वेज को भी शुरू करेंगे। तो हमारे पास सी का प्रोग्रामिंग पोर्शन शुरू होने वाला है। सी को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सवाल ध्यान से देखिए, मैं आपको इससे जुड़े हुए बाकी एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं। क्वेश्चन में अगर किसी को नहीं दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान से सुनिएगा मुझसे। सवाल है, which of the following is the basis of computer and hold all the circuitry that ties the different components of computer system together? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ टाइज करता है, जोड़ के रखता है। आप लोगों का मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूं, तो आप लोग अपने अपने जवाब बोल सकते हैं। ठीक, आप स्टॉप। आप सबको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग साइड में अपनी रफ कॉपी में अपने अपने नंबर्स लिखते रहिए। ऊपर अपना नाम लिख लीजिए और एक एक करके नंबर्स चढ़ाते रहिए। सही होने पे +1 कर दीजिए, गलत होने पर आप लोग आधा नंबर काट लीजिए। वैसे तो 0.25 कटना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहे हैं। अब मैं सवाल का जवाब बताने जा रहा हूं। आपके कंप्यूटर्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आपको इंटरनल हार्डवेयर खोल के दिखाया था। केबल्स, कंप्यूटर के अंदर केबल्स भी होती हैं, ध्यान से देखिएगा और बीच में मत कोई डिस्टर्ब करिए, मैं आपको टाइम दूंगा प्रॉपर। और जब आपके सवाल हो जाया करे तो स्पीकर ऑफ कर दिया करिए, बिकॉज फिर डिस्टर्बेंस नहीं रहता। देखिए, कंप्यूटर केबल्स के बारे में मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले केबल है आईडीई केबल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं तो इससे नए क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आईडीई केबल पुरानी केबल्स है और ये इस तरह की केबल रहती थी। ये आपकी 40 पिंस की होती थी और इस केबल्स में आप लोगों का डेटा ट्रांसफर होता था। ये आईडीई केबल रहती है। इसी के बाद इसको अपडेट कर दिया गया और अब नए कंप्यूटर्स में साटा केबल्स का इस्तेमाल करने लगे गए हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे इसका फुल फॉर्म भी पूछेंगे, तो मैं पहले ही बता देता हूं। साटा जो आपके कंप्यूटर्स में यूज होती है केबल, इसका है सीरियल एटी अटैचमेंट है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी से कहा गया है। और अगर पुरानी वाली की बात करें तो वो आईडीई केबल कहलाती है। और इसका मतलब है, नहीं ये आईडीई नहीं है, एक सेकेंड, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है आप लोगों की। अच्छा, आजकल साटा के साथ पाटा भी एक वर्ड यूज होता है। ये जो केबल है इसको हम लोग कहीं जगह पर आईडीई और कुछ जगह पे पाटा भी कहते थे। पाटा यानी कि ये पैरेलल एटीए है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजीज है। तो ये आप लोगों को केबल्स के बारे में मैंने बताया कि ये आपके कंप्यूटर्स में लगने वाली केबल है। सीपीयू पता ही है, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क भी रहती है जिससे कि आप लोग अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं या सेव करते हैं। सारा काम डेटा का हार्ड डिस्क में ही होता है। हार्ड डिस्क ही सारा मेन स्टोरेज का काम करती है। हार्ड डिस्क भी अगर आप देखें मार्केट में बहुत सारी मिलेंगी। आज की डेट में 3 सबसे फेमस हार्ड डिस्क हैं। एक हार्ड डिस्क जो है पुरानी वाली है जो कि आप लोगों की रहती थी। उसके बाद एसएसडी हार्ड डिस्क आ गई है। एसएसडी हार्ड डिस्क जो है ये सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क कहलाती है। सॉलिड स्टेट जो हार्ड डिस्क होती हैं ये बेसिकली आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क के अंदर एक इस तरह की डिस्क रहती है जो कि मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेयर पर बेस्ड होती है। आपको बता दें, हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहाफ में बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, बिकॉज सीडी में डेटा लेजर बीम्स में सेव होता है 0-1 के फॉर्मेट में। हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है ये मैग्नेटिक डाइपोल्स के रूप में सेव होता है। तो इसीलिए इसका डेटा को जब चाहे आप डिलीट करके दोबारा सेव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर 2 प्रकार की हार्ड डिस्क मिलेंगी, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। वो एक होगी जो बड़े चौड़े कनेक्टर में लगती थी और एक हार्ड डिस्क जो आप लोगों के नए वाले जो साटा कनेक्टर्स में। हार्ड डिस्क के बारे में भी अगर आप करें तो हार्ड डिस्क में भी हार्ड डिस्क की आरपीएम की बहुत इंपॉर्टेंस है। हार्ड डिस्क भी आपको 2 मिलेंगी, एक मिलेगी 7200 आरपीएम की और एक 5400 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। 7200 आरपीएम वाली हार्ड डिस्क ज्यादा फास्ट एक्सेस करती है। 5400 आरपीएम की हार्ड डिस्क थोड़ा स्लो एक्सेस करती है क्योंकि ये स्लो घूमती है। इतना भी स्लो नहीं कि आपको अंतर समझ आ जाए। और आखिरी में बात आती है मदरबोर्ड के। मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर का सबसे मेन पीसीबी है। इसको हम लोग पीसीबी भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स आके फैब्रिकेटेड होते हैं, सारे पार्ट्स आके इसमें लगते हैं। मैंने आपको आपकी क्लासेस में मदरबोर्ड के बारे में सब बताया भी था।
CMOS सेल ये है। ये जो आपके कनेक्टर्स दिख रहे हैं, ये जो आपके स्लॉट्स दिख रहे हैं, इनको PCI पेरिफेरल कार्ड इंटरफेस कहते हैं। यहां पर आप लोगों का नॉर्थ और साउथ ब्रिज है। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, इसको हम लोग डिम स्लॉट्स या फिर रैम स्लॉट्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन देख रहे हैं, ये CPU स्लॉट्स है। पीछे कंप्यूटर के लगने वाले पेरिफेरल्स या पोर्ट्स हैं। तो ये आपका मदरबोर्ड है। आप देख पा रहे होंगे कि सारे कंपोनेंट्स इसी पे आके माउंट हुए हैं, इसीलिए इसका सही जवाब आप लोगों का मदरबोर्ड है। आगे अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नोड्स इज वेरी फास्ट? जवाब दीजिए। मैथ सर, मैथ टोपोलॉजी। ठीक, जो लोग जवाब दे रहे हैं, जैसे सर्वेश अपना स्पीकर ऑन करेंगे और बताएंगे मेरे को स्टार और रिंग में अंतर क्या होता है। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर्वेश। हाँ सर, स्टार टेक्नोलॉजी में क्लाइंट बेसिस होता है, किसी एक सर्वर के थ्रू होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी कनेक्ट होते हैं एक बेसिक। और रिंग में सर एक सर्कल के थ्रू होता है, एक पीसी दूसरे पीसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ओके, मैश फास्ट क्यों है? जवाब देंगे अर्श। इसमें केबल मैश फास्ट है आपने बताया, मैश फास्ट क्यों है भाई? केबलें तो सब में लगती है ना। सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं। सारे कंप्यूटर तो सब में एक साथ जुड़े होते हैं, तो ये ऐसा, इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है? कोई जवाब देना चाहेगा? सर हर कंप्यूटर की एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है सर। सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सर। इसमें सर ओके, एक इसमें हर कंप्यूटर मैं एक जो दूसरे से नाम बोल कनेक्ट रहा होता है। हूँ उसी को आप लोग हाथ रेस किया करिए। शालिनी को पहले बोलने दीजिए। शालिनी बताइए सर, मैश क्यों all फास्ट? computer system are directly interconnected to each other. डेफिनेटली। नितिन बताएंगे। नितिन। हाँ, सारे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर दिखाया, कनेक्टेड तो सभी हैं, इसमें कोई राय नहीं। वो एक दूसरे से भी होते हैं डायरेक्टली। ओके, अब आप लोग गौर करें इसमें, एक सेकेंड। ये आपके डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं। बस टोपोलॉजीज में आप लोगों की एक मेन बैकबोन केबल पड़ी होती है और बाकी सब उससे कनेक्टेड रहते हैं। स्टार में एक सेंट्रल हब होता है, बाकी से होते हैं। रिंग में इस तरीके से होता है जिसमें कि आप लोगों का एक दूसरे से सर्कुलर फॉर्म में होता है। मैश में इसलिए फास्ट है क्योंकि मैश में हर कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली हर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इसमें कोई भी डेटा पास करने के लिए आप लोगों को अलग से एक तरह से हब, राउटर या स्विचेस की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरा एक सवाल इससे और निकलता है कि इनमें सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी, एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है? दूसरा सवाल मेरा है, इनमें सबसे सिक्योर टोपोलॉजी कौन सी है? मैश महंगी मैश ही रहेगी सर। और सिक्योर सबसे सिक्योर स्टार टोपोलॉजी सर। यही है सर। ठीक, अब मेरी म्यूट होइए। मैश टोपोलॉजी सबसे एक्सपेंसिव होती है बिकॉज मैश टोपोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा लगता है, केबलिंग सबसे ज्यादा खर्चा। आप देख पा रहे होंगे हर कंप्यूटर को अलग अलग जोड़ना पड़ रहा है। सबसे सिक्योर है हमारी स्टार, बिकॉज स्टार में सेंट्रल एक पीसीबी लगा दिया जाता है या एक सीपीयू लगा दिया जाता है कि सेंट्रली कंट्रोल कर लेता है, तो वो चाहेगा तो बाकी कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे। मेरे को बताइए, एक वर्ड आता है टोकन, ये वर्ड किस टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है? सर रिंग टोपोलॉजी से, एफडीडीआई से। बिल्कुल सही है, ये बताने वाला शुभम है। शुभम इसी के साथ बताएंगे एफडीडीआई के बारे में मेरे को। सर एफडीडीआई हमारी रिंग टोपोलॉजी के बेसिस पे ही वर्क करती है, लेकिन उसमें हम एक एक्स्ट्रा लिंक, मतलब जैसे रिंग में हम पूरा एक लिंक बनाते हैं, सब एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसी तरह हमारी एक और उसी में लिंक हम एक और बनाते हैं जिसमें हमारी अगर पहली वाली लिंक फेलियर हो जाए तो हम दूसरा लिंक उसको यूज कर सकते हैं, और वो उसमें मतलब वो थोड़ा फास्टेस्ट होती है, तो फास्टेस्ट वर्क करने में थोड़ा इजी होता है, मतलब सेकेंडरी केबल की तरह उसको हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं शुभम। देखिए रिंग टोपोलॉजीज आपको हमेशा अक्सर मिलेगी, गवर्नमेंट के में भी रिंग टोपोलॉजीज ही फॉलो करती है जब सर्वर से सर्वर्स जुड़ते हैं, क्योंकि सब जगह स्टार लगे या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत एक बहुत ही, मान लीजिए कि कोई एक एरिया की बात करूं मैं, तो अगर उस एरिया में बहुत सारे हम लोग
सर्वर्स या फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स जोड़ना चाहते हैं, तो ये एक आसान तरीका है सबसे इजीली डेटा जोड़ने में। क्योंकि अगर सेंट्रलाइज लेंगे तो सेंटर में एक जगह बनाना पड़ेगा, वहां से सबको जोड़ेंगे, वो एक बड़ा महंगा एक्सपेंसिव बढ़ जाता है। दूसरी चीज है बस खो नहीं सकता, तो रिंग का पॉसिबिलिटी बहुत आसान है। बहुत सारी कंपनी अपनी ब्रांचेस को रिंग से ही जोड़ती हैं, लेकिन रिंग में एक ड्रॉबैक भी है कि एक बंद तो सब बंद, बिकॉज ब्रेक हो गया। इस ड्रॉबैक को रोकने के लिए हम लोग फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डेटा केबल्स यूज करते हैं, FDDI, जिसमें एक सेकेंडरी केबल और लगा दी जाती है। 100 Mbps की स्पीड पहली वाली में और फिर 100 Mbps की स्पीड दूसरी वाली में दे दी जाती है। कभी कभार डेटा बहुत फास्ट चाहिए तो 200 Mbps यूज कर लेते हैं। तो सेकेंडरी केबल लगाने से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इन केस प्राइमरी वाली केबल अगर गड़बड़ हो गई तो आपके पास सेकेंडरी केबल एज ए बैकअप के रूप में काम करती है। तो सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगला सवाल जी। सर इसको FDDI को फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं क्या? FDDI को फुल डुप्लेक्स नहीं, फुल डुप्लेक्स तो नहीं कह सकते, बिकॉज डुप्लेक्स का काम तो सिस्टम में देखिए मैंने आपको जो बताया था ना कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें हाफ फुल ये सब ये डिवाइसेस के बीच में रहता है। जैसे हमारा राउटर कनेक्टेड है, हमारे पीसी से कनेक्टेड है, स्विचेस कनेक्टेड है, यहां पर आपको सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स काम करेगा। जब टोपोलॉजीज की बात आ जाए, टोपोलॉजीज का मतलब हो गया जब आपके घर में या आपके ऑफिस में 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो उनमें आपके कनेक्शन के पैटर्न्स जो हो गए वो आपका टोपो। तो ये अलग अलग चीजें हो गई, दोनों एक को मत जोड़िए, वो अलग अलग है। सर तो टोकन का मतलब क्या हुआ? टोकन, हाँ बस बिल्कुल ये चीज मैं तो बताना ही भूल गया। टोकन क्या होता है, अब आज की डेट में, एक सेकंड मैं फोटोज दिखाता हूँ। टोकन रिंग टोपोलॉजी। अब देखिए रिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, रिंग में आप लोगों का डेटा इधर से उधर तो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि रिंग में अगर मान लीजिए पहले वाले को चौथे वाले को भेजना है, मान लीजिए इस क्लाइंट को भेजना है इस क्लाइंट के पास, तो पास तो वो सेकंड थर्ड सबसे होगा, तो डेटा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये अपने डेटा भेजने के साथ साथ एक टोकन भी भेजेगा। टोकन एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में एक सिंटेक्स रहता है और वो टोकन में ये दिया रहता है कि ये पर्टिकुलर डेटा इसी मैक पर ही डिलीवर्ड हो या इसी आईपी पे डिलीवर्ड हो। तो जब डेटा ट्रांसफर होता है इस पर तो टोकन मैच नहीं करता तो यहाँ पे डिलीवर्ड नहीं होता, इस पे मैच नहीं करता तो यहाँ डिलीवर्ड नहीं होता, जब इस पे मैच कर जाता है तो यहाँ पे डिलीवर्ड हो जाता है। इसीलिए हम इसे टोकन रिंग फॉर्म कहते हैं। जी सर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following set of word best describe the characteristic of primary storage like a RAM? RAM जैसी प्राइमरी स्टोरेज करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन, चीप नॉन वोलेटाइल फास्ट। पहले वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन एक्सपेंसिव वोलेटाइल एक्सपेंसिव वोलेटाइल फास्ट। वोलेटाइल ठीक, एक बार बोलने के बाद फिर शांत हो जाना, अपना बोल के शांत हो जाया करिए ना। आप लोग बोलते रहते अरे बार एक बार आपने कमेंट कर दिया बस खत्म। एक बार एक आदमी बोल ले उसके बाद फिर शांत हो जाए, फिर मेरे को बताने दीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बताया सेकंड है, बहुत सारे बच्चों ने फोर्थ भी बताया। पहली चीज रैम जो होती है ये लाइट जाते ही अपना डेटा खाली कर देती है, बिकॉज ये लाइट पर डिपेंडेंट है। तो सीधा सीधा एक वर्ड आ जाता है कि ये वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल वाला तो पहले से ही हट गया। अब वोलाटाइल वाले हमारे पास दो हैं। रैम में डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में सेव होता होगा, कोई बता सकता है? रैम में जो डेटा सेव होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? जैसे मैंने आपको हार्ड डिस्क में बताया मैग्नेटिक होता है, सीडी में बताया ऑप्टिकल होता है, रैम में डेटा किस फॉर्म में होता होगा? क्लस्टर में, तो फ्लिप फ्लॉप और ये जिसने फ्लिप फ्लॉप बोला है वही सही है। क्लस्टर्स और जो ट्रैक्स होते हैं वो मैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। डेटा जो होता है वो आपके फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स में सेव होता है। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार के सेमीकंडक्टर्स डायोड हैं जो 1 और 0 में डेटा रखते हैं, और ये आपके 1 0 में डेटा इतनी फास्टेस्ट फॉर्म में रखते हैं कि आप जब चाहें इससे डेटा तुरंत एट अ मोमेंट ये ऑन और ऑफ की तरीके से सेव करते हैं। तो इसीलिए ये स्लो तो हो ही नहीं सकते। अगर रैम में डेटा स्लो होगा तो ये हार्ड डिस्क से डेटा रीड करने के बाद फिर प्रोसेसर को भेजेगी कैसे? क्लियर? इसका सही जवाब ये है। अब इसको मत ये बोलिए कि एक्सपेंसिव सर, ये तो सस्ती होती है रैम, तो हमारे को 2 GB रैम मिल जाएगी हमारे को 800 रुपए में। भाई आपकी मेंटालिटी आईफोन वाली है, आपके लिए 800 रुपए सस्ते हैं,
लेकिन गरीब आदमी है हम लोग, तो हम लोग इसे एक्सपेंसिव मानते हैं, ये मन सोच के चलिए। दूसरा और तीसरा ऑप्शन में क्या अंतर है सर? वो सेम बनाए हुए हैं भाई, नॉन वोलाटाइल नहीं लग गया इसमें? नहीं, नीचे मतलब दो ऑप्शन सेम है ना दोनों? क्यों? यहाँ स्लो एक्सेस है, यहाँ पे स्लो एक्सेस है सर। दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखिए। अरे आप दूसरा तीसरा दोनों तो है ही नहीं सेम ना, है, दोनों गलत भी तो है। फास्ट है वोलेटाइल गलत है ऑर्डर सर, चेंज दोनों है। एक साथ कर दिए। ऑर्डर है मतलब इधर उधर का ऑर्डर कैसे दिया? वो एक अलग बात है। अब इसके लिए हम अरे। यूपीपीसीएल से बहस नहीं लड़ाएंगे। जी सर, वही ना। हाँ, गलत वो एक क्वेश्चन गलत है है। कि इन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, टाइप करने वाले ने आगे पीछे कर दिया, उसने सोचा कि हाँ, लेकिन जो दिमाग वाला बच्चा है वो तो इससे दो ऐसे ही हट गई है। खैर, हम जी सर। तुक्काबाजी नहीं कर रहे, हम लोग एग्जैक्टली बात करने वाले हैं। अगला डेटा क्वेश्चन, की टाइप होती है क्या कोई? कौन सी? रैम की डेटा की टाइप, डेटा की टाइप होती है क्या कोई? डेटा टाइप मतलब अब ये डेटा बेस का सवाल है या फिर कंप्यूटर के नहीं, डेटा मतलब जैसे रिंग टोपोलॉजी की बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टोपोलॉजी, इसी तरीके से हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डेटा सब जगह एक ही रहता है, 0101। अच्छा, मैं एग्जाम देने गया था 9 तारीख में एमकॉम फाइनल का, तो उसमें टीचर पूछा डेटा टाइप बताओ, डेटा कितने टाइप होती है? तो बता दे रॉ डेटा और फिनिश डेटा। अब अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, वो है आप लोगों के मल्टीमीडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफर? देखते हैं कि आप लोगों में किसको आता है, बताइए। सर ये ऑटोमेटिक मेटाफर। पता नहीं जी। ऑटोमेटिक मेटाफर। ओके, सुनील बताएंगे कि मेटाफर जो ऑटोमेटिक बिल्कुल ऑटोमेटिक मेटाफर सुनील ने बताया। मेरे को बताइए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हिरार्चिकल और फ्लो कंट्रोल मेटाफर क्या होता है? कोई भी? सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है। क्योंकि सर सुन लीजिए पहले, आप मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हैं, मैं पहले समझ गया था, लेकिन फिर भी बताइए। सर मैं ये एग्जाम दिया था ये वाला, तो सर इसका जब आंसर किया है तो मैं इसको पढ़ हाँ, लिया। मुझे पता है, मैं सोचने वाला था, मैंने जब पढ़ाया नहीं तो आप लोग इतने ब्रिलियंट हो गए, सब पढ़ के पहले से बैठे हैं। जोगेश भी बताना चाह रहे हैं, जोगेश बताइए। तो खैर होता है कभी कभार, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको बच्चों, ये क्वेश्चंस है, ये रहा। मेरा बात बोला तो मैं ध्यान से समझिए, है क्या ये मल्टीमीडिया का एक है, समझ लीजिए, इजी है, आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप समझिए कि मल्टीमीडिया जो वर्ड आ जाए, मल्टीमीडिया वर्ड का मतलब, कंप्यूटर में कोई भी चीज एनिमेटेड नहीं होती, कंप्यूटर में कोई भी चीज मोशन में नहीं होती है। भले आप मूवीज देखिए, भले आप प्रेजेंटेशन करिए, कुछ भी करिए, वो सारी की सारी चीजें स्टिल हैं, लेकिन उन स्टिल को हम लोग एक बढ़िया और फास्ट फ्रेम में होके गुजारते हैं, तो इसीलिए वो एनिमेशन बन जाती है। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास मल्टीमीडिया, जिसमें कि हमारे पास ऑथराइंग, मेटाफर्स, प्रोडक्शन, प्रेजेंटिंग, ये अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ मल्टीमीडियाज हैं। अब जरा आप देखिए कि इसमें क्या है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप शुरू करते हैं, सबसे पहला यहां पर है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफर्स। होता क्या है, जब कभी आप लोगों को कोई भी एनिमेशंस बनाना हो, कोई भी एनिमेशन वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी मोशन पिक्चर्स, कुछ भी हिलने डुलने वाली ये सारी चीजें, तो उसको बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हैं आप लोग। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कई तरह की होती हैं, जिनमें आप माउस की प्रोग्रामिंग, बटन्स की प्रोग्रामिंग, कि आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो जैसे कभी कभार देखा होगा, कुछ ऐसी फोटोज होती हैं जिनके ऊपर माउस ले जाइए तो वो जो कार्टून है वो हंसने लगेगा। वो सारी चीजों की जो प्रोग्रामिंग होती है, इनके लिए हमें बाकायदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। उसमें आप लोगों की सी और पाइथन की तरह जंप्स, लूप्स, फंक्शंस, ये सभी चीजें हैं, नीचे आपको सिंटेक्स में दिख रहा है। इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ मल्टीमीडिया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाता है। दूसरा जो है हमारे पास स्लाइड शो मेटाफर्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें, जैसे आप लोगों ने पावर पॉइंट पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि हम लोग अलग अलग स्लाइड्स बना लेते हैं, और उन स्लाइड्स पर पहले से डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन रहते हैं, हम लोग उसको रन करा देते हैं, हम अपना भी मैटर लिख देते हैं, तो वो भी एक तरह से एनिमेशन का ही पार्ट हो गया। फिर है हमारे पास हिरार्चिकल्स मेटाफर्स, यूजर कंट्रोल एलिमेंट्स और ग्रेन्स इनटू अ ट्री स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक मेनूज बनते हैं, जैसे एक मेनू यहां बन गया, मान लीजिए कि यहां पे दे दिया मेनूज का मतलब पिक्चर्स।
अब पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे दो पार्ट बना दिए गए, एक बना दिया गया पिक्चर्स के अंदर मान लीजिए GIF पिक्चर्स और दूसरा बना दिया JPG पिक्चर्स। GIF के अंदर भी फिर दो पार्ट्स। जब इस तरीके का आप लोग पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके काम करते हैं तो हमारे पास ये बनता है हिरारिचिकल्स। कहीं कहीं पे आयनिक आइकन्स जो होते हैं उनके बेस में देखिए इस तरह का आइकन से हम लोग समझाते हैं। खासकर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मिलेगा कि जब आप इस आइकन को क्लिक करते हैं तो वो दिखाता है। कभी आप लोगों के घर में डिजिटल इन्वर्टर्स हो, सोलर इन्वर्टर्स हो, तो उसमें बकायदा आइकन दिखाता है कि बैटरी से चार्ज हो रहा है, ये सोलर से चार्ज हो रहा है, इस तरह के आइकन्स। तो ये भी बेसिकली क्या है, ये आप लोगों के फ्लो कंट्रोल मेटाफर्स है। फ्रेम मेटाफर्स, ये भी जो मेटाफर्स हैं इनके अंदर भी आप लोगों के छोटे छोटे बटन्स बना दिए जाते हैं, ये रहे। और इन बटन्स को क्लिक करने के बाद आप लोगों का रिस्पेक्टिव वर्क जो भी दिया गया है वो आप लोगों का काम करेगा। जैसे आपकी डेट में कैलकुलेटर वाला जो ऐप है आपका, उस तरीके से ये फ्रेम मेटावर्स है। कहीं कहीं पे आप लोगों को इस तरीके का, जहां पर आप लोगों का बटन्स, जैसे ताश वगैरह आप लोग खेलते हैं तो उस तरह के एनिमेशन तैयार होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं उनमें। इस तरह को हम लोग कार्ड और स्क्रिप्टिंग मेटाफर्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों को मैंने मेटाफर्स बता दिए जो कि आपके टाइप ऑफ एनिमेशंस हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो आपने देखा ये सब तो थे। ऐसा कोई मेटाफर्स नहीं है जो ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंगली अपने आप डिजाइन हो जाए। आप या तो लैंग्वेज से डिजाइन करेंगे, हिरारिचिकल बनाएंगे, फ्लो चार्ट से बनाएंगे, या तो फिर आप लोग किसी ना किसी स्लाइड शो से तैयार करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। द प्रोसेस थ्रू विच अ वेक्टर इमेज इज कन्वर्टेड इनटू अ बिटमैप इमेज इज कॉल्ड रास्टराइजेशन, सैम्पलिंग, पिक्सेलेशंस और क्वांटाइजेशंस। बताइए। और बताने के पहले ये ध्यान रखिएगा, मैं पूछूंगा उस बच्चे से कि इसका मतलब क्या होता है। ये तो तुक्का होगा सर इसमें तो। रवि बताएंगे। रवि, पिक्सेलाइजेशन होगा सर। क्या होता है ये? पिक्सल जो मतलब जो फोटो होता है सर, कितने मेगापिक्सल का होता है, उसी के बारे में मतलब है वो सर। ओके, और सर्वेश बताना चाहते हैं? हाँ सर, इमेज के सबसे बेसिक यूनिट होती है पिक्सल, जिसे हम। नहीं, आपका जवाब क्या है? सर 3D है। ओके, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग पहले ये समझ इमेज पिक्सल होते क्या हैं बच्चों। कंप्यूटर पे आप लोगों को जो भी चीज दिख रही है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको कंप्यूटर पे दिख तो रही हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप लोग देखें तो कंप्यूटर्स, मैं थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाना चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा पहले ये समझ आ जाए कि ये पिक्सल एक्सेल का सीन है क्या। आप लोगों ने सभी ने बच्चों देखा होगा, पुराने समय पे एक टीवी रहती थी जो आपकी CRT टीवी रहती थी। CRT डायग्राम, अगर कैथोड रे ट्यूब बेस्ड डायग्राम्स दिखाएं, ये आप लोगों ने सभी ने पढ़ा भी होगा, कैथोड रे ट्यूब। इसका फंडा बहुत इजी था। इसकी बाहर की तरफ फास्फोरस की एक लेयर रहती थी और पीछे से इलेक्ट्रॉन गन एक कैथोड बीम निकालती थी, और वो कैथोड बीम आके फास्फोरस को स्ट्राइक करती थी, एक ठोकर मारती थी। जिस जगह ठोकर लगती थी वहां पर फास्फोरस जल जाता था, इल्यूमिनेट हो जाता था, और आपको बाहर की तरफ से देखें तो उसमें एक व्हाइट स्पॉट दिखाई देता था। यही होता था इसमें। दूसरी चीज आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार कि पुराने समय पे आप लोगों की जो टेलीविजन होती थी, जब सिग्नल नहीं आता था तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट के खूब सारे आप लोगों की स्क्रीन आ जाती थी। देखिए कभी किसी ने ब्लैक व्हाइट की बिंदियां आ जाती थी, जिसको आप लोग कहते थे मच्छर आ गए। ऐसे 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 ये होता क्या था, जब सिग्नल नहीं हो रहा होता तो ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन है, मैं आपको दिखा दूं पहले ये पिक्चर्स बनती कैसे थी। आप लोगों की ये जो स्क्रीन बनती थी, ये बनती थी रास्टर से। ये है रास्टर। आप लोग इसको अपनी टीवी का सामने वाली सतह समझिए, और पीछे से इलेक्ट्रॉन गन आकर इस पे स्ट्राइक कर रही है। इलेक्ट्रॉन गन जो आती थी, ये रही इलेक्ट्रॉन गन, ये आके जब टकराती थी तो सबसे पहले टकराने वाला हिस्सा यहां होता था। आपकी ये जो टीवी है या जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर बहुत सारे छोटे 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 बिंदियां हैं, लेकिन ये बिंदियां दिखती नहीं थी। बेसिकली ये तो फास्फोरस की लेयर है।
जहां पर आपके टेलीविजन पे पीछे की तरफ से फास्फोरस आके टकराई, इस पार्ट पर एक छोटा सा बिंदी बना देती थी। इस बिंदी को ही हम लोग कहते हैं पिक्सल। अब जहां पे टकराई वहां पे व्हाइट बिंदी, जहां पे कैथोड बीम नहीं टकराई वहां पे ब्लैक। कुछ भी नहीं है तो ब्लैक है, टीवी बंद करते हैं तो ब्लैक ही तो होता है। अगर आप लोग कोई व्हाइट लाइन देखना चाहते हैं तो ये व्हाइट लाइन जो होती है वो बेसिकली व्हाइट लाइन नहीं होती है। अगर आप लोग गौर करें तो ये लाइन बहुत ही छोटे छोटे बिंदियों के एक समूह के होती हैं और देखने में हमें व्हाइट लाइन दिखती है। देखिए मैं आपको एक लाइन दिखा रहा हूं, आपको लग रहा है ये लाइन है, लेकिन जब मैं इसको जूम करना शुरू करूंगा तो आप लोगों को इसके पिक्सल दिखने लगेंगे। देखिए अब आप लोगों को पिक्सल हल्के हल्के दिख रहे होंगे। मैं एक पेंसिल से बना के दिखाता हूं, अब आपको ये पिक्सल्स नजर आने लगेंगे। ये है एक पिक्सल। तो ये पिक्सल बेसिकली अगर सीआरटी है तो क्या होगा, वहां पर बेसिकली उसने स्पॉट, एक लेजर आके यहां पे टकराई और वहां पे एक स्पॉट बना दिया। ये स्पॉट इतनी फास्ट होता था कि यहां से यहां तक इस गति से आप लोगों की लेजर्स आकर यहां पे गिरती थी, यानी कि कैथोड बीम। और ये आप लोगों का जब पूरी की पूरी स्क्रीन आके जब दिखने लगती थी, ये 1 सेकंड में 14 फ्रेम्स बना देता था। हमारी आंखें 8 फ्रेम से ज्यादा पकड़ नहीं पाती हैं 1 सेकंड में, तो हमारे सामने स्क्रीन पे 40 फ्रेम्स बन जाते थे। कभी कभार 20 फ्रेम की भी पिक्चर्स होती थी और स्मूथ हो जाती थी। तो आप लोगों की स्क्रीन पर मान लीजिए पहला फ्रेम ऐसा बना जिसमें फोटो ऐसी है, अगले ही पल अगला फ्रेम ऐसा बना, अगले ही पल अगला फ्रेम ऐसा बना, और अगले ही पल आपका अगला फ्रेम ऐसा बना। आपको क्या लगा कि क्या हुआ होगा? आपको नहीं लगा कि ये फ्रेम में, आपको लगा होगा कि इस कार्टून के हाथ ऊपर गए होंगे अगर ये बहुत तेजी से आपके सामने गुजरेगा। बस यही होता है। रास्टर एक प्रकार की आपके स्क्रीन पर बनने वाली इतनी फ्रीक्वेंट पिक्चर्स होती हैं जो बहुत तेजी से स्क्रीन पर आके एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम आंखों के आगे से होके गुजारती हैं, और हमें देखने में लगता है कि चीजों में मोशन है, जबकि वो मोशन नहीं होता, वो स्टिल इमेजेस होती हैं, लेकिन बहुत फास्ट मूव होती हैं हमारी स्क्रीन से। तो रास्टर समझ आ गया क्या होता है? अब इस चीज को रिप्लेस कर दिया गया है, बिकॉज अब हम लोग सीआरटी नहीं यूज करते, तो हम लोग अब एलईडी टीवीज यूज करते हैं। तो ये जो पीछे छोटी छोटी बिंदियां जो आप लोग पिक्सल देख रहे थे, अब वो पिक्सल्स जो हैं वो आप लोगों के 3 एलईडीज हो गई हैं, और वो हो गई हैं आप लोगों की आरजीबी के फॉर्म में। सर वेक्टर इमेज और बिटमैप इमेज में भी डिफरेंस बता दीजिए सर। बता रहे 1 मिनट। एलईडी टीवी पिक्सल एग्जैक्ट कोई, अरे यार ये सब क्या आ रहा है, पिक्चर एक्सेल लिख देते हैं, पिक्चर पिक्सल। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के सामने जो ये इस तरह की फोटो दिख रही है, तो एक्चुअली ये पिक्सल्स हैं सारे। इधर पे रेड पिक्सल, क्योंकि आपके पास हर पिक्सल में 3 एलईडीज होंगी, एक होंगी आर, एक होगी जी और एक होगी बी, इसीलिए इसको प्राइमरी कलर्स कहते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर इस तरफ का कोई पिक्सल को रेड करना है तो पीछे से आप लोगों की जो लाइट ब्लिंक कर रही होगी एलईडी की, उसमें आरजीबी में आर ब्लिंक कर रहा होगा, ये दोनों बंद होंगी। इस वाले में जी वाला यानी ग्रीन ब्लिंक कर रहा है, बाकी दोनों पिक्सल्स या बाकी दोनों लाइटें बंद हैं। तो आप देख रहे होंगे, और कुछ में तीनों जल रहे होंगे तो आपका ब्लैक हो गया। अब आरजीबी के कॉम्बिनेशन से, आरजीबी की जो कॉम्बिनेशन है, आरजीबी की जो एलईडी है, ये 256 शेड्स में ब्लिंक कर सकते हैं, हल्की लाइट, डार्क लाइट, बहुत डार्क लाइट। तो आप अगर गौर करिए तो आपके पास जो एलईडी टीवी होगी, ये 256 की पावर 256 की पावर 256 इतने शेड्स दिखा सकती है, और इसी को हम लोग कहते हैं हाई रिजोल्यूशन। अगर पिक्सल क्वालिटी और बढ़िया कर दी जाए, पिक्सल क्वालिटी का मतलब है पीपीआई, पिक्सल पर इंचेस, अगर ये और ज्यादा घनत्व कर दिया जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 1 इंच में आपको अब यहां 8x8 के पिक्सल्स दिख रहे हैं, यानी 16 पीपीआई हो गया, तो बट नेचुरल है आपकी क्वालिटी बढ़िया हो गई होगी। क्वालिटी बढ़िया होने का आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं इस तरह की डॉट बनाऊंगा, इस तरह की बिंदी बनाऊंगा, तो मेरे को ब्लर्ड दिखेगी, इस तरह की बिंदी और फाइन दिखेगी। तो आज की डेट में आप लोग देखते होंगे एचडी टीवी, तो बेसिकली एचडी टीवी का क्या मतलब है, हाई डेफिनेशन का मतलब यही होता है। तो आप लोग अगर इन पिक्सल्स का रेशियोज और ये सब चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए लो डेंसिटी, मीडियम और एचडी है।
तो यही होता है। तो आजकल के जो टीवीज और जो भी आप लोग डिस्प्लेस खरीदते हैं उसमें एचडी का फुल फॉर्म यहीं पे आता है। एक बात उठती है कि इसमें एक सवाल और आ गया था और वो हो गया था वेक्टर इमेजेस एंड बिटमैप इमेजेस। वेक्टर इमेजेस वो होती हैं जिनको हम लोग इस तरीके के पूरी की पूरी जो इमेजेस हैं, इस इमेज आप तो देख रहे हैं कि बेसिकली हम लोगों ने फोटो ऐसे बनाई, लेकिन ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं कंप्यूटर के हिसाब से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में इस पॉइंट्स का कलर रेड है। कंप्यूटर हर पॉइंट्स को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में बदल देता है और इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उसके पास होते हैं, ये इसको यूज करते हैं, इसे कहते हैं वेक्टर इमेजेस। जो बिटमैप इमेजेस होती हैं, बीएमपी इमेजेस, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें पूरी पूरी पिक्चर्स को एक साथ कंसीडर कर दिया जाता है। इसलिए वेक्टर इमेजेस को बहुत अच्छी तरीके से यूं कहिए कि उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। वेक्टर इमेजेस को आप खींच के बड़ा करेंगे तो खराब नहीं होगी, जबकि बिटमैप इमेज को आप खींच के बड़ा करेंगे तो ब्लर्ड हो जाएगी। आ रहा है कुछ कुछ समझ में? तो मैंने थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन को कवर कर लिया। वैसे ये सब चीजें मेरे को नहीं लगता कि ओ लेवल में होनी चाहिए, लेकिन ये है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का रास्टराइजेशन है, जो कि आप लोगों की वेक्टर इमेजेस को बिटमैप इमेजेस में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है स्क्रीन पर। पिक्सेलाइजेशन आपके फोन में होता है। फोन में पिक्सल इसलिए होता है क्योंकि फोन में आप लोगों का रास्टर नहीं बनता। आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बताइए जल्दी से, स्पीकर ऑन कर देते हैं। सर एक मिनट, मल्टीमीडिया कवर करोगे आप? हाँ, मल्टीमीडिया के मैक्सिमम टॉपिक जो आपके इस तरह के, जैसे आज मैंने आपको मेटाफर्स डिफरेंट टाइप के बताया। मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ कौन, क्योंकि मल्टीमीडिया तो मैं नहीं पढ़ाता, मैं आईसीटी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपके डॉटनेट और उसके सवाल भी पीछे पीछे से मैं ऐड कर रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट। हाँ सर। हेलो, एक मिनट। हाँ सुनील बताइए सवाल। हाँ सर, ये जो मल्टीमीडिया का जो मेटाफर वाला था सर, सर इसके सर पीडीएफ सर डाल दीजिएगा नोट्स। पीडीएफ आपकी पढ़ी है, आपने देखी नहीं थी क्या? पीडीएफ पढ़ी हुई है पीडीएफ, वहीं पढ़ी हुई है सर। इंटरनेट स्टैंडर्ड वाला कल वाला नहीं डालेंगे क्या? ओके सर। कल वाला कहाँ? कल तो हमने एमसीक्यू दिए थे। अच्छा वो परसों वाला, सॉरी परसों वाला, वो मैं भूल गया। परसों वाला नहीं डाले हैं सर। परसों वाला मैं भूल गया, चलो सॉरी, कल संडे, कल मैं डाल दूंगा। हाँ चलिए आगे बताइए बच्चों। Once an email has sent, बताइए कौन सा? आउटबॉक्स इनबॉक्स, दूसरा आउटबॉक्स एंड सेंड। ये सबको पता ही है। सेकंड। हाँ। तो आप लोगों का जो भी ईमेल आप भेजते हैं वो आप लोगों की कहाँ पे आउटबॉक्स में होती है। अच्छा बताइए, आप लोगों का जब तक ईमेल आप किसी को भेज रहे हैं, मान लो मैंने ईमेल किसी को भेजी और मेरा नेट बंद है, तो वो ईमेल कहाँ मिलेगी मुझे? ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। कंपोज वाले सेंड बटन दबा दिया है। अच्छा, आउटबॉक्स में सर, आउटबॉक्स में ड्राफ्ट में जाएगी। बिल्कुल सही है, आउटबॉक्स में जाएगी। आउटबॉक्स में जाएगी, और जब आपका नेट मिल जाएगा वो आउटबॉक्स से सेंड आइटम ड्राफ्ट में तब जाती है जब तक आप सेंड नहीं करते। सेंड नहीं करते। ईमेल तो सबको भेजना आता है ना? हाँ करना पड़ा है ना। अब इसमें अब ईमेल ना आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बेइज्जती हो जाएगी भाई। चलिए बताइए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, बच्चों अब टाइम आज का खत्म हो गया, लास्ट 30 सेकेंड्स है, तो मैं आज की क्लास में यहीं से